हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेज फ्रिक्शन, और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने सिंपल फ्रिक्शन और लैडर फ्रिक्शन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें वेज फ्रिक्शन का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा डिटरमाइन द फोर्स P एज शोन इन फिगर टू स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ वेज, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एट ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस इज 15 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा था कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स P टू स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ द वेज। ये देखिए, ये एक वेज दिया है और ये वेज के ऊपर से फोर्स P अप्लाई किया है, तो वो फोर्स P का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और यहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है, दैट इज 15 डिग्री एट ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। एंगल ऑफ फ्रिक्शन से आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को फाई से शो करते हैं, तो यहां पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज फाई दिया हुआ है 15 डिग्री। इसका यूज करके हम आसानी से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये वेज फ्रिक्शन का पहला प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि वेज मतलब क्या होता है। तो वेज को समझना काफी आसान है। वेज एक ऐसा मेटल पीस होता है या वुडन पीस होता है जो बड़े से बड़े लोड के एडजस्टमेंट में काम में आता है। इट मींस अगर कोई लोड आप अगर कहीं रख रहे हैं और अगर वो लोड प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो उसको प्रॉपर्ली एडजस्ट करने के लिए आप वेज का यूज कर सकते हैं। वेज जनरली ट्रायंगुलर शेप में हो सकता है या ट्रेपेजियम शेप में हो सकता है। इसको आसानी से समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, जब कभी भी आप स्टडी टेबल पे स्टडी करते हैं और स्टडी टेबल अगर हिल रहा है, तो आप क्या करते हैं, कहीं से कोई स्मॉल एक वुडन पीस लेके आते हैं और वो वुडन पीस आप टेबल के पहिए के नीचे आप लगा देते हैं। कोई भी एक पहिए के नीचे लगा देते हैं, फिर वो जो टेबल है वो डगमगाता नहीं है, वो बिल्कुल स्टेबल रहता है। तो फाइनली वो जो आपने लगाए हैं वही है वेज। तो फाइनली बड़े से बड़े लोड को एडजस्ट करने के लिए वेज का यूज किया जाता है। वेज मेटल पीस का भी हो सकता है, वुडन पीस का भी हो सकता है, और वेज जैसा हमने कहा ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकता है, ट्रेपेजियम शेप में भी हो सकता है। तो ये वेज के बारे में हमने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिए। और वेज फ्रिक्शन की प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करना है, उसमें ये पहला प्रॉब्लम है। वेज फ्रिक्शन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रिक्शन जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं, उसमें से 2 टॉपिक्स के प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी इसके पहले कवर किए हैं। सिंपल फ्रिक्शन के कुछ प्रॉब्लम्स कवर किए थे और लैडर फ्रिक्शन के भी कुछ प्रॉब्लम्स कवर किए थे। आगे आने वाले दिनों में उसके और वीडियोस आएंगे। फिलहाल हम वेज फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं। वेज फ्रिक्शन के बाद हमें बेल्ट फ्रिक्शन भी स्टडी करना है। और ये जो वेज फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है, वेज फ्रिक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है विदाउट फाइंडिंग रिजल्टेंट रिएक्शन, और सेकंड मेथड होता है बाय यूजिंग रिजल्टेंट रिएक्शन। तो आज जो है वो हम फर्स्ट मेथड आपको बताएंगे। इट मींस आज ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विदाउट फाइंडिंग रिजल्टेंट रिएक्शन, और इसके बाद के वीडियो में हम इसी टाइप का प्रॉब्लम लेंगे और वहां पे हम रिजल्टेंट रिएक्शन फाइंड आउट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और वहां पे हम लैमिस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। यहां पे तो लैमिस थ्योरम यूज होता है कि नहीं वो हम सॉल्व करते समय हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम यहां पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विदाउट फाइंडिंग रिजल्टेंट रिएक्शन। तो यहां पे ये फोर्स P का वैल्यू फाइंड आउट करना है टू स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ द वेज। ये एक वेज है और इसके साइड में यहां पे एक ब्लॉक है। ब्लॉक के ऊपर ये देखिए एक फोर्स, ऊपर से एक लोड एक्ट हो रहा है 1600 का, और इधर से एक फोर्स एक्ट हो रहा है 400 न्यूटन का। तो ये जो वेज है, वेज के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स P हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज करना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के बिना ये सॉल्व नहीं होता। इक्विलिब्रियम कंडीशंस 3 होती है, समेशन ऑफ f of x इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ f of y इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। ये तीनों कंडीशंस आपको वेज फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स में यूज करना हो सकता है। और फ्रिक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा फार्मूला भी होता है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला। फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। देखो ये फार्मूला भी हम यहां पे लिख लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, ये फार्मूले का हम यूज करेंगे। देन समेशन ऑफ f of x इक्वल्स टू 0,
ये समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। तो फाइनली इतने सारे कंडीशंस है आपको सॉल्व करने के लिए। ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस है और ये फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला है। इसमें ये जो मोमेंट वाली कंडीशन है, फिलहाल हम मोमेंट वाली कंडीशन यूज नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि मोमेंट अप्लाई करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए और डिस्टेंस दिया होना चाहिए। यहां कोई भी टाइप का डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, तो मोमेंट की कंडीशन हम यहां पे यूज नहीं कर सकते। हमें जो भी सॉल्व करना है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई से सॉल्व करना है और फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है। यहां पे जो म्यू है, म्यू माने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का यूज करेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलो फाइनली हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और यहां पे एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम। और जैसा कि हमने कहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इक्विलिब्रियम की जानकारी होना चाहिए। तो अगर आपने इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स इसके पहले के नहीं स्टडी किए हैं तो आप याद से स्टडी कर लीजिएगा। हमने ऑलरेडी इसके पहले इक्विलिब्रियम के नंबर ऑफ टॉपिक्स लिए थे, वो सभी प्रॉब्लम्स आप स्टडी करेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आसानी से समझ में आएगा। तो चलो फिलहाल हम यहां पे एफबीडी बनाएंगे। किसका एफबीडी हमें ड्रॉ करना है? सबसे पहले हम ये वेज का एफबीडी बनाएंगे, देन उसके बाद ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। फिर हम चेक करेंगे कि दोनों एफबीडी में से कौन सा एफबीडी पहले सॉल्व होता है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट इज एफबीडी ऑफ वेज। तो ये देखिए वेज का एफबीडी हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो वेज है, ये वेज हमने यहां पे ले लिया है एज इट इज, और वेज के ऊपर जो ऊपर से फोर्स पी एक्ट हो रहा है वो हमने यहां पे शो किया है। और अब यहां पे हमें सरफेस रिएक्शन शो करना है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो। तो ये देखिए वेज के इधर एक सरफेस है जो कि 75 डिग्री से इंक्लाइंड है। तो हमें क्या करना है? सरफेस रिएक्शन शो करना है। और रूल ऐसा है कि सरफेस रिएक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये देखिए ये हमने सरफेस रिएक्शन शो किया है, सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो, और ये हमने एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस शो किया है। और ये रिएक्शन को आप नाम देंगे, क्या नाम देंगे ये चॉइस आपका है। आप चाहे तो इसको R के फॉर्म में लिखो या तो आप इसको N के फॉर्म में लिखो। तो हम इसको नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे, हम इसको कहेंगे दैट इज N1, नॉर्मल रिएक्शन N1, ठीक है। देन आफ्टर हम यहां पे एक और सरफेस रिएक्शन शो करेंगे। अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ये जो वेज है, वेज के साइड में ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का सरफेस यहां पे वेज के कांटेक्ट में है। इसका मतलब यहां पे हमें ब्लॉक का रिएक्शन शो करना पड़ेगा वेज के ऊपर। तो ये हम शो करेंगे। आप इसको कांटेक्ट रिएक्शन कहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एफबीडी में हमेशा सरफेस रिएक्शन के बाद, सपोर्ट रिएक्शन के बाद कांटेक्ट रिएक्शन शो करना होता है। इसका मतलब जो भी सरफेसेस कांटेक्ट में है उसका रिएक्शन शो करना होता है। और ये वेज के कांटेक्ट में क्या है? वेज के कांटेक्ट में ब्लॉक है, तो हमें ब्लॉक का रिएक्शन शो करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन शो किया है, और नॉर्मल रिएक्शन इसको हम कहेंगे रिएक्शन दैट इज N2। ये नॉर्मल रिएक्शन है इसलिए हमने इसको N के फॉर्म में रखा है। आप इसको R के फॉर्म में दैट इज R1 R2 ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। तो फिलहाल ये जो रिएक्शन है ये रूल के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हमने रूल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहां पे शो किया है। और अब यहां पे एफबीडी पूरा नहीं हुआ है, अब हमें क्या करना है? यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। फ्रिक्शनल फोर्स अगर आपको शो करना है तो ये आपको कैसे शो करना है? तो हमेशा ध्यान में रखो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट टू द मोशन होता है। बॉडी का मोशन जो साइड में हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना होता है। फ्रिक्शन के जो इसके पहले के प्रॉब्लम्स हमने लिए थे वो हर एक प्रॉब्लम में हमने यही रूल आपको बताया है। तो ये जो फोर्स P है, फोर्स P वेज के ऊपर एक्ट होने के बाद ये जो वेज है ये नीचे मूव कर रहा है। तो अगर ये वेज नीचे मूव करेगा तो वेज और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो यहां पे हमें फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। तो ये देखिए हम फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे अपोजिट टू द मोशन। तो ये देखिए हमने फ्रिक्शनल फोर्स शो किया है, इसको हम कहेंगे फोर्स F1। और ये हमने ऐसा ऊपर शो किया है, वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि यहां पे वेज और सरफेस के बीच में यहां पे फ्रिक्शन हो रहा है, और फ्रिक्शन यहां पे अगर हो रहा है तो यहां पे हमें फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है अपोजिट टू द मोशन ऑफ वेज। वेज नीचे आ रहा है तो उसके अपोजिट में हमने यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो किया है इस तरह से। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स शो करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नॉर्मल रिएक्शन पे परपेंडिकुलर शो करना है। इट मींस 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये देखिए ये है नॉर्मल रिएक्शन N1 और उसके ऊपर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हमने शो किया है फ्रिक्शनल फोर्स F1। लेकिन एफबीडी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अब एक और जगह हमें फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। वो कहां पे? तो ये देखिए जब ये वेज मूव करेगा, वेज जब नीचे आएगा तो यहां पे वेज और ब्लॉक के बीच में यहां पे फ्रिक्शन होगा। तो यहां पे भी आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। तो चलो हम शो करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। और जैसा हमने रूल बताया है कि फ्रिक्शनल फोर्स परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए और अपोजिट टू द मोशन होना चाहिए। तो ये देखिए ये हम अपोजिट टू द मोशन शो करेंगे। ये फ्रिक्शनल फोर्स को हम नाम देंगे दैट इज इसको हम कहेंगे F2।
हम इसको कहेंगे F2 एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन N2। तो फाइनली ये FBD में हमने इतने फोर्सेस शो किया है और अब यहां पे इंक्लाइंड फोर्सेस अगर कोई है तो उसको हमें रिजॉल्व करना है। इंक्लाइंड फोर्सेस को हमेशा रिजॉल्व करना पड़ता है व्हाइल ड्राइंग द FBD। FBD फिलहाल ये इनकम्प्लीट है और इंक्लाइंड फोर्सेस यहां पे कितने हैं, यहां पे दो इंक्लाइंड फोर्सेस है। कौन से, एक है फोर्स N1 और एक है F1। ये N1 और F1 इंक्लाइंड है, तो हमें क्या करना है, ये दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन रिजॉल्व करने के लिए इनका एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा और एंगल फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहां पे सरफेस कितना डिग्री से इंक्लाइंड है वो दिया है। सरफेस जो है वो 75 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो इसी का यूज करके हम इनका एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, ये जो N1 जो पॉइंट पे एक्ट हो रहा है वो पॉइंट से हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इससे रिजॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो ये देखो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एग्जैक्टली पैरेलल टू द, ये देखिए ये जो नीचे का सरफेस है उसको एग्जैक्टली पैरेलल है। अब इससे क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि हमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा। देखो ये एंगल 75 डिग्री है तो ये भी एंगल 75 डिग्री का हो जाएगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ये जो एंगल है ये कितना, ये 75 डिग्री का हो जाएगा। नीचे का 75 है तो ये भी 75 करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का रूल क्या है, देखिए अगर कोई दो लाइन एग्जैक्टली एक में को अगर पैरेलल है और उनके बीच में अगर कोई इंक्लाइंड लाइन है तो ऐसे में ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, ऐसे एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो यहां पे ये जो सरफेस है ये इसको पैरेलल है और ऐसे में ये इंक्लाइंड लाइन है, ये 75 है तो ये भी 75, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये 75 डिग्री का एंगल है तो उसके नीचे का एंगल कितने का होगा, इट मींस ये जो एंगल है नीचे का, ये देखिए हम आपको नीचे का एंगल बता रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर का साइन है ये यहां पे हम निकाल देते हैं। ये देखिए ये जो नीचे का एंगल है ये कितना का है, तो ये है 15 डिग्री का एंगल। देखो ये जो एंगल है नीचे का वो हम यहां पे शो करेंगे 15 डिग्री। वो कैसे, क्योंकि हमने आपको कहा था कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये सरफेस पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है और अगर ये परपेंडिकुलर है तो जैसा हमने कहा था कि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 में से हमने 75 को सब्सट्रैक्ट किए तो यहां पे 15 डिग्री का एंगल मिल गया। इसका मतलब ये है कि दोनों इंक्लाइंड फोर्सेस जिनको हमें रिजॉल्व करना है दोनों का एंगल हमें मिल गया और अब हम दोनों को रिजॉल्व करेंगे और इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना काफी आसान है। तो ये देखिए N1 को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, N1 का डायरेक्शन इनवर्ड है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी ऐसे इनवर्ड हो गए और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस रहेगा क्योंकि एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टली दिया है, तो ये हो जाएगा दैट इज N1 cos ऑफ 15 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट साइन हो जाएगा तो हम लिखेंगे N1 साइन ऑफ 15 डिग्री। तो फाइनली हमने यहाँ पे N1 इंक्लाइंड फोर्स को दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिए और उसी तरह से यहाँ पे जो F1 है ये F1 इंक्लाइंड फोर्स को भी हमें दो पार्ट में रिजॉल्व करना है। इट मींस हमें उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है और इसका डायरेक्शन भी यहाँ पे डायरेक्शन इसका आउटवर्ड हो जाएगा क्योंकि F1 आउटवर्ड है तो इसके दोनों कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे आउटवर्ड हो जाएंगे। तो ये देखिए F1 का रिजोल्यूशन कुछ ऐसा हो रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम यहाँ पे कॉस ले लेंगे तो हम लिखेंगे F1 कॉस ऑफ 75 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा F1 साइन ऑफ 75 डिग्री। वो इसीलिए क्योंकि जो F1 है वो 75 डिग्री से इंक्लाइंड है। ये देखिए हॉरिजॉन्टली एंगल 75 डिग्री है, हमने यहां पे भी शो किया है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos 75 और वर्टिकल कंपोनेंट sin 75। तो फाइनली यहां पे ये पूरा FBD हमने तैयार कर लिया है और अब हम यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमने आपको बताया है उसका यूज हमें यहां पे करना है और यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, P फाइंड आउट करना है। लेकिन जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि वेज फ्रिक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है विदाउट फाइंडिंग रिजल्टेंट रिएक्शन और दूसरा मेथड है बाय फाइंडिंग रिजल्टेंट रिएक्शन। तो आज हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड से जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए ये FBD बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमें इसको सेकंड मेथड से अगर सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करना है, फिर ऐसे में आपको ये N1 और F1 को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वहां पे हमें रिजल्टेंट रिएक्शन शो करना होता है और रिजल्टेंट रिएक्शन जो है वो N1 F1 का शो करना होता है। रिजल्टेंट रिएक्शन शो करने के बाद हमें उसको रिजॉल्व करना होता है। लेकिन ये फिलहाल हम विदाउट रिजल्टेंट रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। इट मींस ऐसे में हमें N1 F1 को रिजॉल्व करना कंपलसरी है। तो हमने रिजॉल्व कर लिए। हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड मेथड का यूज करके, इट मींस बाय यूजिंग रिजल्टेंट रिएक्शन का यूज करके हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। उसमें आपका रिजल्टेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज हम इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। FBD तो हमने बना लिए, लेकिन क्या ये FBD से कुछ सॉल्व होगा? तो ये FBD से यहां कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। वो इसीलिए क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ अननोन है।
यहाँ पे N1 अननोन है, N2 अननोन है, F1 F2 P सब कुछ यहाँ पे अननोन है। इट मींस यहाँ पे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। फिलहाल ये एफबीडी बना लिए। ओके, अब हम एक काम करेंगे, अब हम नेक्स्ट एफबीडी बनाएंगे किसका, हम अब ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। अगर हम ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं तो ब्लॉक के एफबीडी से हम क्या करेंगे, N2 और F2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक बार हमें N2 और F2 का वैल्यू पता चल गया, फिर वो वैल्यू हम यहां पे यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तब जाके हमें P मिलेगा। ठीक है, तो चलो फाइनली अब हम ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे एफबीडी ऑफ ब्लॉक। तो ये देखिए ब्लॉक का एफबीडी हम यहां बना रहे हैं, यहां पे नहीं क्योंकि हमें यहां पे सॉल्व करना है इसलिए हम यहां बना रहे हैं। तो ब्लॉक में हमने सबसे पहले ये जो 1600 और 400 है वो हमने सबसे पहले यहां पे एज इट इज शो कर लिया है। और अब इतना होने के बाद हम यहां पे सरफेस रिएक्शन शो करेंगे। देखो ब्लॉक जो सरफेस के ऊपर है वो सरफेस रिएक्शन हमें शो करना पड़ेगा। तो ये ब्लॉक ये सरफेस पे है तो हम ये सरफेस रिएक्शन शो करेंगे और रूल के अकॉर्डिंग सरफेस रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो ये हमने सरफेस रिएक्शन शो किया है और इसका नाम हम यहां पे दे देंगे, इसको हम कहेंगे रिएक्शन दैट इज N3। नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 यहां पे हो गया और अब यहां पे N3। लेकिन एक और सरफेस रिएक्शन हमें शो करना पड़ेगा, वो कौन सा, तो ये देखिए यहां पे ब्लॉक और वेज का यहां पे कांटेक्ट है तो यहां पे आपको कांटेक्ट रिएक्शन शो करना पड़ेगा। जिस तरह से आपने वेज के एफबीडी में ब्लॉक का रिएक्शन शो किए थे N2, उसी तरह से अब आपको ब्लॉक के एफबीडी में वेज का रिएक्शन शो करना पड़ेगा N2। इस टाइप की रिएक्शन को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जितना रिएक्शन करेंगी, सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही रिएक्शन करेंगी। ये रिएक्शन का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें इस तरह से शो करना है। इधर से आया था रिएक्शन N2 तो वही रिएक्शन हमें N2 इधर से भी देना है, तो वो हम यहां पे देंगे रिएक्शन N2। तो वो हम वेज की तरफ से शो करेंगे। तो ये देखिए, और ये फिर से परपेंडिकुलर आएगा क्योंकि इसके पहले जो हमने N2 शो किए थे वो भी परपेंडिकुलर शो किए थे। ये देखिए ये जो N2 है वो परपेंडिकुलर शो किए थे, तो वही N2 जब रिटर्न आएगा तो वो भी परपेंडिकुलर ही आएगा। तो ये हमने यहाँ पे शो किया है N2, लेकिन N2 के साथ साथ यहाँ पे F2 भी आएगा। देखो N2 के साथ साथ F2 आएगा क्योंकि फ्रिक्शन होगा, क्योंकि हमने आपको कहा था कि यहाँ पे हर जगह जहां फ्रिक्शन होगा वहां पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स शो करना है। ये फोर्स P के वजह से वेज नीचे आ रहा है, तो वेज अगर नीचे आ रहा है तो ये ब्लॉक कहां जा रहा है, ब्लॉक राइट साइड में जाएगा। वेज अगर नीचे आएगा इट मींस वेज ये स्पेस में फिट हो जाएगा, तो ये ब्लॉक राइट साइड में मूव करेगा। अगर ये ब्लॉक राइट साइड में मूव करेगा तो यहां पे ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स आपको अपोजिट टू द मोशन ऑफ ब्लॉक शो करना है। ब्लॉक राइट साइड में मूव कर रहा है तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे लेफ्टवर्ड शो करना पड़ेगा। जब आप सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स शो करना चाहते हैं तो ये देखिए सरफेस पे हम यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स शो कर रहे हैं अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक राइट साइड में जा रहा है इसलिए ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स F3 यहां पे अपोजिट टू द मोशन ऑफ ब्लॉक शो किया है। लेकिन F3 के बाद हमें F2 भी शो करना है, जैसा हमने कहा था कि F2 शो करना है। तो F2 कैसे शो करेंगे, तो F2 आपको यहां शो करना है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ F2। ये देखो ये एफबीडी में जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट डायरेक्शन आपको यहां पे शो करना है। तो ये हम यहां पे शो करेंगे, तो ये डाउनवर्ड यहां पे हम शो करेंगे, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जितना रिएक्शन करती है सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही रिएक्शन करती है। इस टाइप के रिएक्शन को इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहते हैं। जितना रिएक्शन ये ब्लॉक वेज के ऊपर करेगा उतना ही रिएक्शन वेज ब्लॉक के ऊपर करेगा। तो ये देखिए वेज के एफबीडी में हमने ये N2 और F2 जो शो किए थे वो ब्लॉक की रिएक्शंस थी, तो वही रिएक्शंस आपको एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट आपको यहां शो करना है। यहां पे N2 लेफ्टवर्ड था तो यहां पे N2 हमने राइटवर्ड दिए, यहां पे F2 ऊपर है तो यहां पे हमें F2 नीचे देना है। तो इस तरह से हमने यहां पे N2 F2 शो कर लिए, N3 F3 भी शो कर लिए, 1600 400 ये भी हमने शो कर लिया। इट मींस यहां पे ये एफबीडी एट प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है और अब हमें ये एफबीडी को सॉल्व करना है। यहां पे क्या कोई इंक्लाइंड फोर्स है, तो यहां पे कोई भी इंक्लाइंड फोर्स नहीं है, कोई भी इंक्लाइंड रिएक्शन नहीं है। और ऐसे में अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई ये कंडीशन का हम यूज करेंगे। तो चलो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है और समेशन करने का रूल है कि हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस तो लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। अब यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं पहले वो चेक करो। तो यहां पे 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, N2 F3 और 400। ये तीनों का समेशन करना है। राइट साइड जो जाएगा वो प्लस, तो N2 राइट साइड जा रहा है तो N2 को हम लिखेंगे प्लस में, F3 लेफ्ट साइड जा रहा है तो F3 को हम लिखेंगे माइनस में, 400 भी लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये हम लिखेंगे माइनस में इक्वल्स टू 0।
अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे N2 माइनस ये जो F3 है इसको म्यू इंटू N3 ऐसा लिख देंगे, -400 इक्वल्स टू 0। ऐसा हमने क्यों लिखे, क्योंकि उसके लिए आपको फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, हमने इसके पहले भी सिंपल फ्रिक्शन और लैडर फ्रिक्शन में हर प्रॉब्लम में बताए थे। फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। म्यू माने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और आर माने नॉर्मल रिएक्शन। अगर एफबीडी में नॉर्मल रिएक्शन आर के फॉर्म में है तो आप आर के फॉर्म में लिखेंगे, और अगर नॉर्मल रिएक्शन एन के फॉर्म में है, देखो हमने एन के फॉर्म में नॉर्मल रिएक्शन लिखा है, तो यहां पे आप आर के जगह एन लिखेंगे। तो ये आर के जगह यहां पे ये देखिए, ये आर के जगह ये एन ऐसा हो जाएगा, इट मींस वो नॉर्मल रिएक्शन है। तो हमने यहां पे वही किए हैं, फ्रिक्शनल फोर्स की जगह दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, इस तरह से हमने यहां पे लिखा है। और अब हम यहां पे म्यू का वैल्यू पुट करेंगे। अब आप कहेंगे म्यू का वैल्यू नहीं दिया है तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां पे फाई का वैल्यू दिया है, फाई माने एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो दिया हुआ है, तो हम फाई का यूज करके म्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन सा रिलेशन यूज करना, कौन सा फार्मूला यूज करना, वो भी हम आपको बताते हैं। तो हम यहां पे फार्मूला यूज करेंगे दैट इज tan फाई इक्वल्स टू म्यू। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन का ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, tan फाई इक्वल्स टू म्यू। यहां से हम आसानी से म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू tan ऑफ 15 डिग्री, और इसको हमें बस कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। तो हम यहां पे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, दैट इज tan ऑफ 15 डिग्री, ये आ चुका है कितना, दैट इज 0.267। तो हम लिखेंगे 0.267, ये हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू यहां पे मिल चुका है। और अब इसी का हम यूज करेंगे, म्यू का वैल्यू हमें यहां पे पुट करना है। तो हम लिखेंगे N2 माइनस 0.267 N3 इक्वल्स टू 400। तो ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, क्योंकि ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है। हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर लिए, और अब हमें इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन यूज करना है। सेकंड कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। देखो ये कंडीशंस हमने यहां लिख के रखा है। अब हमें सेकंड कंडीशन अप्लाई करना है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो चलो सेकंड कंडीशन हम यहां पे लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इट मींस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहां पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका हमें समेशन करना है, और समेशन करने का रूल हमने यहां लिखा है, वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है। कितने वर्टिकल फोर्सेस है काउंट करो, तो यहां पे 3 वर्टिकल फोर्सेस है, F2, N3 और 1600, ये तीनों का समेशन करना है। तो समेशन करेंगे, ये देखिए यहां पे F2 जो है वो नीचे आ रहा है, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ F2, ठीक है। N3 जो है वो ऊपर जा रहा है, तो ये हम लिखेंगे प्लस ऑफ N3, और ये 1600 नीचे आ रहा है, तो ये हम लिखेंगे माइनस ऑफ 1600 इक्वल्स टू 0। यहां से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो ये देखो, ये जो F2 है, F2 के जगह हम म्यू इंटू N2 लिखेंगे, तो ये माइनस हम यहां लिखेंगे, और म्यू इंटू N2 हम ऐसा लिखेंगे, प्लस N3 इक्वल्स टू 1600 हम ऐसा लिख देंगे, क्योंकि 1600 को हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिए। हमने कहा था फ्रिक्शनल फोर्स माने F इक्वल्स टू म्यू इंटू N होता है नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में। तो ये देखिए, हमने जैसा हमने F3 इज इक्वल टू म्यू इंटू N3 लिखे थे, बिल्कुल वैसा ही हमने F2 इज इक्वल टू म्यू इंटू N2 लिखा है। और अब म्यू का वैल्यू हमें पुट करना है। म्यू का वैल्यू हमें पता है 0.267, तो हम लिखेंगे माइनस, इसको एक काम करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 ऐसा हम लिख देंगे, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू है माइनस 0.267 इंटू N2 प्लस ऑफ N3 इक्वल्स टू 1600, और अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। और ये दोनों इक्वेशंस कौन सी इक्वेशन है, तो ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, और साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर लेंगे, और कैलकुलेटर आपको क्या करना है, डिग्री मोड में रखना है, और आप साइमल्टेनियस मोड में जाके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे N2 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हम लिखेंगे 1 इक्वल्स टू N3 का कोएफिशिएंट माइनस 0.267 इक्वल्स टू राइट साइड में 400 इक्वल्स टू यहाँ N2 का कोएफिशिएंट माइनस 0.267 इक्वल्स टू N3 का कोएफिशिएंट 1 इक्वल्स टू राइट साइड में 1600 इक्वल्स टू। तो फाइनली हमें यहाँ पे N2 और N3 मिल चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें मिल गया, तो हम लिखेंगे N2 जो हमें मिला है वो है 890.696 न्यूटन, और यहाँ पे N3 का वैल्यू भी हमें मिल चुका है। N3 का वैल्यू है 1837.816 न्यूटन। तो फाइनली ये हमने N2 और N3 यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए।
तो फाइनली ब्लॉक को हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। देखिए ब्लॉक में जो कुछ भी अननोन था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। N2 और N3 हमें ब्लॉक से फाइंड आउट करना था तो वो हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया है, N2 और N3। और अब ये जो N2 है ये N2 का यूज करके हम वेज को सॉल्व करेंगे। जो हमारा वेज है वो अभी भी अनसॉल्व है। वेज में हमें P फाइंड आउट करना था, P के लिए हमें N2 चाहिए था तो N2 हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब ये N2 हम यहां पे पुट करेंगे और हम ये P फाइंड आउट करेंगे। तो वेज को अगर हमें सॉल्व करना है तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम द एफबीडी ऑफ वेज, हम यहां लिखेंगे फ्रॉम वेज। तो वेज को हम सॉल्व कर रहे हैं अब, और यहां पे हमें सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करना है। फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करने से हमें n1 का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हमें n1 मिल गया तो फिर हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई से आसानी से p फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इट मीन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहां पे कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है? यहां पे 3 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, F1 cos, N1 cos और N2। तो चलो ये समेशन में हम लेंगे N1 cos राइट साइड जा रहा है तो हम प्लस में लिखेंगे, राइट साइड जाने वाले प्लस, N1 cos 15 राइट साइड में, F1 cos लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस F1 cos ऑफ 75 और ये N2 ये भी लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस N2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहां पे अब ये F1 को म्यू इंटू एन के फॉर्म में लिखो तो हम लिखेंगे N1 cos ऑफ, यहां पे N1 cos 15 पहला टर्म एज इट इज लिखेंगे, माइनस F1 को हम म्यू इंटू N1 ऐसा लिखेंगे इंटू cos ऑफ 75 माइनस N2 का वैल्यू हम यहां पे लिख देंगे। देखो N2 का वैल्यू हमने निकाले थे 890 पॉइंट कितना 696 इक्वल्स टू 0। ये हमने इस तरह से बना लिए। ये जो F1 है, F1 की जगह हमने म्यू इंटू N1 लिखे क्योंकि हमने यहां पे भी हमने फ्रिक्शनल फोर्स F को म्यू इंटू N के फॉर्म में लिखे थे, तो उसी तरह से हमने यहां लिख दिए। अब यहां पे N1 कॉमन ले लो, तो N1 कॉमन लेने के बाद म्यू का वैल्यू यहां पे पुट कर देना। N1 हमने यहां कॉमन ले लिए तो ये होगा cos ऑफ 15 माइनस म्यू का वैल्यू 0.267। ये देखो म्यू का वैल्यू हमने यहां पे पुट किए थे, बस वही हमने यहां पुट कर दिए, इनटू यहां पे cos ऑफ 75। ठीक है, और ये 890 पॉइंट, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे 890.696। ये देखिए ऐसा हुआ। ठीक है, हमने क्या किए, हमने यहां पे N1 कॉमन ले लिए तो cos 15 एज इट इज है और ये म्यू इंटू cos 75 ये हमने यहां लिख दिए। ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लो तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आता है, cos ऑफ 15 माइनस 0.267 cos ऑफ 75, तो ये आ चुका है 0.896। तो हम लिखेंगे N1 और ये ब्रैकेट का आंसर 0.896 इक्वल्स टू 890.696 इस तरह से। ठीक है, और अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा 890.696 को, ये 0.896 से उधर ऐसे डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद हमें N1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो N1 का वैल्यू हम यहां पे कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, 890.696 डिवाइडेड बाय 0.896, तो ये आ चुका है दैट इज 994.08। तो हम लिखेंगे 994.08 न्यूटन। तो ये हमें N1 का वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन N1 हमें यहां पे मिल चुका है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें यहां पे P फाइंड आउट करना है। तो P फाइंड आउट करने के लिए अब हमें ये FBD में समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई करना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करके हमने N1 फाइंड आउट कर लिए, अब इसका यूज करके हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में P फाइंड आउट करेंगे। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का कैलकुलेशन हम यहां पे कर लेंगे, दैट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। इट मीन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। कितने वर्टिकल फोर्सेस है यहां पे काउंट करो, तो यहां पे 4 वर्टिकल फोर्सेस है, F1 साइन, P, F2 और ये N1 साइन। समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस ये P जो है वो नीचे आ रहा है तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ P। देन यहाँ पे F1 साइन ऊपर जा रहा है तो F1 साइन हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस में, F1 साइन ऑफ 75 प्लस में। देन ये F2 ऊपर जा रहा है तो हम लिखेंगे प्लस ऑफ F2। देन ये N1 साइन 15 ऊपर जा रहा है तो हम लिखेंगे प्लस में N1 साइन ऑफ 15 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको म्यू इंटू एन के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे माइनस P प्लस F1 माने म्यू इंटू N1, तो हम इसको म्यू इंटू N1 ऐसा लिखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे म्यू और N1 का सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो म्यू और म्यू का वैल्यू तो हमने थोड़ी देर पहले निकाले थे और N1 का वैल्यू ये है, आप इसको सीधा वैल्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू के फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे, तो म्यू माने 0.267 और इंटू N1 माने वो जो हमने फाइंड आउट किए हैं 994.08, ओके, और इंटू ये साइन ऑफ 75, साइन ऑफ जस्ट अ मिनट, साइन ऑफ 75। देन यहाँ पे F2 को भी हम म्यू इंटू N2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो म्यू माने 0.267
और N2 माने जो हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किए थे दैट इज 890.696। और अब यहां पे N1 साइन की वैल्यू, N1 प्लस N1 की वैल्यू तो है हमारे पास दैट इज 994.08 इंटू साइन, जस्ट अ मिनट, 994.08 और साइन ऑफ 15 दैट इज साइन ऑफ 15 इक्वल्स टू 0। देखिए काफी लंबा यहां पे इक्वेशन बन गया। हमने यहां पे क्या किए, ये F1 को म्यू इंटू N1 के फॉर्म में यहां पे लिख दिए। देखो F1 माने म्यू इंटू N1 होता है, ठीक है, और यहां पे F2 जो है वो म्यू इंटू N2 होता है। तो ये जो म्यू इंटू N1 है तो ये है, ये देखिए ये म्यू है और ये N1 है, म्यू इंटू N1 के फॉर्म में लिखे, और F2 को भी हमने यहां म्यू इंटू N2 के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है ना। ओके, तो काफी आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और अब ये पूरा कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर में करेंगे। ये माइनस पी को एज इट इज रहने दो, बस ये पूरा कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर में एज इट इज पुट करो। कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। 0.267 इंटू 994.08 साइन ऑफ 75, देन प्लस 0.267 इंटू 890.696 प्लस 994.08 साइन ऑफ 15। तो ये हमने पूरी तरह से लिख दिया है यहां से यहां तक एज इट इज। तो ये आ गया है 751.48, तो हम लिखेंगे प्लस कितना आया है 751 दैट इज 478 इक्वल्स टू 0। इसको राइट साइड में शिफ्ट करो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर पी का हमें वैल्यू मिल जाएगा दैट इज 751.478 न्यूटन। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स P रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ वेज। तो ये देखिए हमने P का वैल्यू यहां पे फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था वेज फ्रिक्शन का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।